अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूं मोहम्मद अताउल्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम एमडी कैट सीरीज का 9वां लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर हम बेटा देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और ये डिपेंड किन पर करती हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इन सभी को बेटा कैसे इफेक्ट कर रही होती है। और नेक्स्ट बेटा इसके बाद हम देखेंगे इनका ट्रेंड क्या होता है। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो बेटा जैसे मेटल में टॉप टू बॉटम मूव करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, और अगर हम नॉन मेटल में मूव करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाता है। ये सारी हम रीजंस बेटा डिस्कस करेंगे। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर बेटा ये किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है। मसलन अगर हम वाटर देखें तो वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है लेकिन वो लिक्विड होता है, और आयोडीन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जा रही है, वो सॉलिड होता है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बेटा बाज दफा इस तरीके से होता है कि वो स्ट्रॉन्ग कहलाई जाने वाली फोर्स को भी क्या कर देता है, नीचे दबा देता है। तो ये सारे फैक्टर्स आज बेटा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें टाइप ऑफ फोर्सेस डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा किस मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स है। सिंपल मॉलिक्यूल का नाम आपको मिलेगा और आप बता सकते हैं इसमें कौन सी फोर्स है। दो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करें तो आप बता सकते हैं किसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और बेटा उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है, जो भी मैंने आपको बोला वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस बेटा क्या है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा हम सबसे पहले देखेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने पहले समझ लेनी है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये होती प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ये दो एटम्स के बीच में पाई जाएगी। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा पाई जाएगी, ये एटम्स के बीच में और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जा रही है। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा हमें पता है ये बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड जो हमारे पास होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनको हम बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, और भी इसकी बीसियों टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल उसकी 4 टाइप्स बेटा स्टडी करने वाले हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा ये क्या होती है, अभी मैंने बोला ये एटम्स के बीच में पाई जा रही है। अब हमें पता है एटम्स पीरियोडिक टेबल में कई तरह के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा मेटल्स और मेजॉरिटी तौर पर नॉन मेटल्स, यानी कि मेजॉरिटी तौर पर मेटल्स पाई जा रही हैं और नॉन मेटल्स पाई जा रही हैं। अब इनके बीच में ये पाई जाएंगी, यानी कि एटम्स के बीच में ये फोर्सेस पाई जाएंगी। हमें पता है अगर दो मेटल इस तरीके से कंबाइन हो, एक मेटल दूसरी मेटल के साथ कंबाइन हो रहा हो, तो एक मेटल दूसरी मेटल के साथ कंबाइन हो तो उससे बनता है मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बनता है? मेटालिक बॉन्ड। और अब आप ये पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है। तो बेटा आयुपैक का रूल है। आयुपैक आपको पता है तमाम केमिस्ट लोगों की सबसे बड़ी तंजीम है जो केमिस्ट्री का रूल रेगुलेशन बनाती है। आयुपैक का रूल है कि जब भी आप मेटल को नाम देंगे ना तो उसके आखिरी लफ्ज बेटा हमें एम रखना पड़ेगा, आखिरी हर्फ एम रखना पड़ेगा। मतलब हम कोई भी मेटल देखें तो उसके आखिरी लफ्ज एम जरूर आएगा। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी तरीके से स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेडियम, क्रोमियम। अब ये पूछेंगे सर इसके आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, फीरम, तो इसके अंदर बेटा आखिर में एम नहीं आ रहा। तो बेटा हमें पता है आयरन का जो असल नेम है वो फीरम है, निकल का निकोलम है, जिंक का जिंकम है, ठीक है, एंटीमनी का स्टीवियम है, लेड का प्लम्बम है। तो इनके आखिर में अगर हम उनका असल नेम देखें तो आखिर में एम जरूर आता है। तो आप उसके नेम से पता कर सकते हैं कि जिसके आखिर में एम आ रहा है वो मेटल है। और जब भी आप दो मेटल्स को जोड़ा देखें, मतलब सोडियम कितनी बड़ी प्लेट है हमारे पास, तो सोडियम कितने बड़े रॉड के अंदर में सोडियम का सोडियम के साथ बॉन्ड है, तो उसमें बेटा जैसे आयरन का दरवाजा तो उसमें आयरन का आयरन के साथ बॉन्ड है, तो वो कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो अगर बेटा आपके पास एक एटम इस तरीके से मिले, ये एटम के बीच में 4 बॉन्ड पाया जाता है। मेटल और नॉन मेटल मिले, मेटल आपको पता चल चुका है इसके आखिर में एम आता है, और नॉन मेटल के आखिर में एम नहीं आता सिवाय हीलियम के। तो मेटल और नॉन मेटल मिले तो इनके बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। आपने याद रख लेना है ये मेटल यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल के इनिशियली ग्रुप के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ बेटा कंबाइन हो तो तब हमारे पास क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रुप के, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स लास्ट बेटा ग्रुप के एलिमेंट्स मतलब 6th और 7th के साथ जब बॉन्डिंग करेंगे तो उससे हमारे पास बनता है आयोनिक बॉन्ड। ये चीज बेटा आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मेटल और नॉन मेटल ये। और दूसरे बेटा हम उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करती है तो दो नॉन मेटल, मैं बता चुका हूं, फर्क बता चुका हूं, आखिर में एम नहीं आएगा इनके। तो जब दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करें तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बेटा क्या होता है? दो तरह का होता है। अगर दो नॉन मेटल कंबाइन हो रही
है तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जब बन रहा है तो उसमें जो दो नॉन मेटल कंबाइन हो रही है वो दोनों सिमिलर भी हो सकती हैं। अगर वो दोनों कंबाइन होने वाली मेटल सिमिलर है तो उससे बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर वो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उससे बेटा हमारे पास बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस चीज को अच्छे तरीके से बेटा आपने हजम कर लेना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स के बीच में होता है, तो ये सारे बॉन्ड मैंने आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। किन किन के बीच में होते हैं, सिंपल आप मेटल का नाम देखकर आप कंपाउंड को देखकर बता सकते हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक होगा बेटा, ये आपको कवर हो चुका होगा इंशाल्लाह। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा ये मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा। मसलन दो एटम्स आपस में, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बना चुके हैं आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, उनके बीच में जब बेटा बॉन्ड पाया जाएगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। सॉरी, मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा। आयोनिक मेरे मुंह से यहां पर पहले निकल गया। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, मसलन एक मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसका दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा ये बॉन्ड बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जा रहा है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। अब बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। हमेशा जब दो एटम मिलेंगे तो आपस में अट्रैक्ट करके मिलेंगे तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसको बेटा ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। आपको पता सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर काम वॉन डर वाल ने किया था। वॉन डर वाल को बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये वॉन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती है, रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है। दो एटम्स के बीच में ये आपको अट्रैक्ट करता हुआ भी दिखा सकती है और रिपेल करता हुआ भी दिखा सकती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है ये केमिकल चेंज होती है, यानी कि जब भी दो एटम आपस में मिलेंगे तो उनकी नेचर बदल जाया करेगी, समझ रहे, उससे एक नई चीज बन जाया करेगी। तो ये बेटा क्या होती है, केमिकल चेंजेस से आ जाता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये टूट जाए बन जाए तो इससे मॉलिक्यूल की नेचर चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इससे बेटा क्या होता है, सिंपल उसकी फिजिकल हालत बदलेगी। मसलन अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मसलन आयोडीन के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये बेटा क्या होगा, सॉलिड होगा। इसी तरीके से ब्रोमीन के अंदर वीक है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। या इसको हम हीट करना शुरू कर दें, इसको हम हीट करें, ब्रोमीन है मेरे पास, ब्रोमीन को मैं हीट कर दूंगा तो ये बन जाएगा ब्रोमीन गैस बन जाएगा। तो रही बेटा इनके बीच में, जब मैंने इनके बीच में यही फोर्सेस को तोड़ा तो सिर्फ इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है इंटरमॉलिक्यूलर से। फिजिकल स्टेट सिंपल इससे चेंज होती है, केमिकल चेंज इसमें से नहीं आती। कंपाउंड वही रहता है जो सॉलिड फॉर्म में था, वही रहता है जो लिक्विड फॉर्म में, वही रहता है जो गैस फॉर्म में। सिंपल फिजिकल स्टेट ये उसकी बदल देता है। आगे नेक्स्ट उसके बाद इस पॉइंट को आपने गौर से समझना, इससे हमें पता चलने वाला है कि मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है और नॉन मेटल का इंक्रीज क्यों कर रहा होता है। मतलब जब हम फर्स्ट ग्रुप में मूव करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा होता है। और यही जब बेटा हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मूव करते हैं तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों इंक्रीज कर रहा होता है, यही चीज इस फैक्टर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा बेटा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके टूटने से बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बनता है। इनके टूटने और वीक होने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बनता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रही तो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बिल्कुल टूट रही तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इनके टूटने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके टूटने से बनता है। और इनका यही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी लेटेस्ट एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी होता है। यही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, इनकी लेटेस्ट एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी होता है। और बेटा हम पढ़ रहे थे जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम देखें तो ये बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बना रही होती हैं। यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन पर डिपेंड करता है और इन दोनों को कंबाइन करते तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, लेटेस्ट एनर्जी। जबकि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मसलन नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के बीच में ये फोर्सेस पाई जा रही है, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में। तो जब मैं इस फोर्स को तोड़ूंगा ना बेटा तो इस फोर्स के टूटने से बेटा मेरे पास बनेगा नाइट्रोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जब नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी बेटा मैं देखूंगा, पहले आप समझ रहे कि बॉन्ड एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी में फर्क क्या होता है। जब दो हम बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जब बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं या बनाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होती है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और जब हम आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं या तोड़ते हैं या उस वक्त जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। तो दोनों में आपको फर्क पता होगा। तो यहां पर बेटा जब मैं नाइट्रोजन को तोड़ रहा था तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पर। और जबकि नाइट्रोजन का बेटा ये नाइट्रोजन N2 दोनों को मैंने बेटा खोल के लिख दिया, जो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होगी इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पर। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। तो जो नाइट्रोजन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल्स का बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पर डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है ये अलग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होती है
और इनका बेटा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अलग चीज पर डिपेंड कर रही होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लंडन फोर्सेस पर डिपेंड कर रहा है, और जबकि इनकी बेटा बॉन्ड एनर्जी जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पर यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड कर रही है। जबकि जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उसी चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, और लेटेस्ट एनर्जी भी उसी चीज पर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पर ही डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट उसके बाद है यानी कि लेटेस्ट एनर्जी और बॉन्ड लेटेस्ट एनर्जी वगैरह। और नेक्स्ट बेटा इनकी बॉन्ड एनर्जी, तीसरा आखिरी पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये बेटा हमारे पास इनका डिफरेंस था। अब हम जरा देखेंगे कि इनका ट्रेंड देखेंगे। मसलन मेरे पास बेटा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम रहने देते हैं, मेटल्स की बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। बेटा जब मेरे पास लिथियम का इतना बड़ा रॉड है तो उसमें बेटा क्या लिथियम का लिथियम से बॉन्ड है, सोडियम का इतना बड़ा रॉड है तो उसमें सोडियम का सोडियम से बॉन्ड है, पोटासियम का पोटासियम से, रुबिडियम का रुबिडियम से, सीजियम का सीजियम से और फ्रेंसियम का फ्रेंसियम के साथ बॉन्ड है। और हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज बेटा क्या होता है, बढ़ता है। ये बेटा एटम का साइज है, लिथियम का साइज ये है, सोडियम का साइज बेटा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जैसे सोडियम का साइज बड़ा हुआ तो बेटा हमें पता है बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए होते हैं और इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए होते हैं। और जैसे एटम का साइज बड़ा होगा तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है जब भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है, थोड़ी एनर्जी से टूट जाती है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होने से दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है और उसको तोड़ना आसान होता जा रहा है। तो ये बेटा जब हम मेटल में मूव करते हैं तो मेटल के अंदर बेटा हमें पता है मेटेलिक बॉन्ड पाया जाए और मेटेलिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम मूव करते हुए वीक होता जाएगा। और जब हम मूव करते हैं नॉन मेटल्स में, मतलब मैं मूव कर रहा हूँ फ्लोरीन के अंदर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर, ये हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। फ्लोरीन का साइज है बेटा ये, फ्लोरीन का साइज है छोटा, ये दो फ्लोरीन है F2। ये बेटा हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इस फ्लोरीन के करीब दूसरा फ्लोरीन एटम आएगा तो हमें पता है ये दोनों छोटे एटम हैं, तो बेटा क्या होगा, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन से बेटा डिस्टॉर्शन थोड़ी होगी। जब इस क्लोरीन के करीब ये दूसरा क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल आएगा, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसके बेटा इलेक्ट्रॉन जब इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन से बेटा क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर डिस्टॉर्शन होगी। डिस्टॉर्शन आपको पता है बेटा, तो यहां पर ग्रेटर डिस्टॉर्शन की मजीद मैं यहां पर बता भी देता हूं। तो यानी कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, नॉन मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उनके अंदर बेटा साइज बड़ा होने से क्या हो जाता है बेटा, डिस्टॉर्शन ग्रेटर होगी और ग्रेटर डिस्टॉर्शन से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। इस वजह से इनका मेल्टिंग ऊपर से नीचे मूव करते डिस्टॉर्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज करेंगे। और जब हम मेटल में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इनके बीच में ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है ये वीक हो रही, क्योंकि इसमें तो ये ऐसा डिस्टॉर्शन वाला काम नहीं होनागा। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज वीक होती है, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते जाएंगे। अब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पढ़ते हैं, इसकी बेशुमार टाइप्स है। यहाँ पर हम सिंपल 4 टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले डाइपोल फोर्स होती है, दूसरा आयन डाइपोल फोर्स होती है, एक डिबाई फोर्सेज होती है जिसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज बोलते हैं, चौथी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है आयन डाइपोल फोर्सेज। आयन डाइपोल फोर्सेज को पहले बेटा हम देख लेते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेज जैसे कि नेम ही से जाहिर है ये एक पोलर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन और दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल में होगा। मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड खाने वाले नमक को पानी में हल करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, तो वो बेटा जब वाटर के पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अट्रैक्शन से हमारे पास बनती है आयन डाइपोल फोर्सेज। कौन सी बनती है बेटा, आयन डाइपोल फोर्सेज बनती है। अब आयन डाइपोल फोर्सेज बेटा हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो आयन डाइपोल फोर्सेज की स्ट्रेंथ बेटा किस पर डिपेंड करती है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है चार्जेस पर, चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी पर डिपेंड करेगी। यानी कि जितना उस आयन के ऊपर जो आप आयोनिक कंपाउंड पानी में हल कर रहे हैं, जितना उसका चार्ज ज्यादा होगा वो बेटा क्या करेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को उतना जल्दी उतना तेजी के साथ स्ट्रेंथ के साथ बेटा अट्रैक्ट करेगा। तो इनमें आयन की स्ट्रेंथ बढ़ने से बेटा क्या होगा, वो ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास वो जो जिसके अंदर हल कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल, उसकी पोलैरिटी ज्यादा, तो उसकी पोलैरिटी से भी बेटा वो क्या करेगा, अपने दूसरे आयंस को, अपोजिट आयंस को ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन से क्या होगा, ये आयन डाइपोल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और आपने बेटा याद रखना है ये लंडन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं और जितनी ये फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। अगर वो सिंपल आपसे पूछ रहे फला कंपाउंड
है वो मैंने वाटर में हल किए, बताएं कौन सी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो आप बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा, अगर वो मेटल मेटल के बीच में, अगर वो मेटल नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में, तो आपको फोर्स पता हो उनके बीच में कौन सी पाई जाती है, और साथ में आपको आगे पता हो तो फोर्स जब आपको पता चल जाएगी तो फिर आप उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। जिसका आयनिक स्ट्रेंथ, जिसका चार्ज ज्यादा होगा तो उसके बेटा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग पाई जाएगी। मसलन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मेरे पास है लिथियम का कोई साल्ट है, लिथियम, सोडियम का कोई साल्ट है, पोटासियम का कोई साल्ट है, रुबिडियम का कोई साल्ट है। अब सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन बेटा रुबिडियम का साइज ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसकी क्या होती है, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा भी हुआ बेटा इसको, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। पोटासियम की साइज छोटा है, साइज छोटा होने से इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, ग्रेटर होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अगर वो इस तरीके से आपसे एग्जांपल पूछ रहे तो आपको आयन के हिसाब से पता हो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी और किसकी स्ट्रेंथ किस हिसाब से है, किसकी वीक है किसकी ग्रेटर है। इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछ रहे सोडियम और कैल्शियम की पूछे तो हमें पता है कैल्शियम की चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा, इसका चार्ज भी ज्यादा, इसका साइज भी स्मॉल है, तो जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बेटा क्या करेगा, वाटर के साथ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बेटा अट्रैक्ट होगा। तो इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, सबसे ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, ग्रेटर होंगी जी बेटा। आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं उससे वीक, इनसे वीक फोर्स होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये क्या होती है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। मैं आपको बता चुका हूं पोलर को पता कैसे करना है। पोलर को पता करना जब भी दो डिफरेंट नॉन पोलर एटम आपके पास जुड़े हुए हो, कोवेलेंट बॉन्ड में दो नॉन पोलर, जब दो डिफरेंट नॉन पोलर, जब दो डिफरेंट हमारे पास बेटा क्या नॉन मेटल एटम, जब दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम आपके साथ जुड़े हुए हो तो ये बेटा हमारे पास बनाएंगे डाइपोल मॉलिक्यूल। और दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। मसलन बेटा ये मेरे पास HCl है, तो इस HCl और इस दूसरे HCl के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलेंगे। इसके पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। अब हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं और इनसे क्या वो प्रॉपर्टीज को ये कैसे चेंज करता है वो भी हम बेटा यहां पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ डिपेंड करती बेटा ये दो फैक्टर्स यार समझिएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में ये मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं, ये दो फैक्टर्स तो हर फोर्स को इफेक्ट करेंगे। डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल इंड्यूस्ड हर एक को ये इफेक्ट करेंगे। कैसे बेटा, सबसे पहले प्रेशर, जब हम दो मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, और जैसे मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो हमें पता है जब भी दो चार्जेस करीब आ जाए, जो अपोजिट चार्जेस करीब आ जाए तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मसलन आपके पास दो मकनातीस है, दोनों को अपोजिट पोल से करीब लाएंगे तो जैसे करीब करेंगे वो फौरन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जैसे बेटा कोई चीज करीब आती है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल करीब आएंगे, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर डाइपोल डाइपोल फोर्स बन जाएगी। अगर प्रेशर को किसी में भी डिस्कस करेंगे वो फोर्स बढ़ा देगा ये वाला। आगे दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ा देंगे, मसलन एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर पहले 100 मॉलिक्यूल था तो दूर दूर था, आप 1000 मॉलिक्यूल डाल दे तो करीब करीब हो जाएंगे, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने प्रेशर में एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा मैंने यहाँ पर प्रेशर के अंदर ही थोड़ा सा बोला था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं चार्ज की स्ट्रेंथ। मसलन इसके चार्ज की स्ट्रेंथ और इसके चार्ज की स्ट्रेंथ, मैं दो छोटे मकनातीस करीब लाऊं तो बेटा वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे। उसी जगह पर मैं बड़े मकनातीस लेकर आऊं तो वो क्या होंगे, जैसे करीब आएंगे वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, यानी कि जितना उनके बीच में उनके अपोजिट पोल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो उतनी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके अट्रैक्शन से बेटा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्स क्रिएट होगी। और जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्स इंक्रीज करती जाएगी उतनी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, हर चीज बेटा क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। मसलन वो कोई मॉलिक्यूल लिख दे, वो पूछे इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो देखें क्या वो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना, अगर वो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना तो वो डाइपोल होगा। और दूसरा देखें क्या वो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना, अगर वो बना है तो वो भी डाइपोल, उनके बीच में क्या होगी बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाएगी। और अगर उसने एक साथ में और भी दे दिया, मसलन HF दे दिया, HF दे दिया उनके बीच में, अगर उसने वाटर दे दिया तो आपको स्ट्रेंथ भी पता हो, क्योंकि हमें पता है बेटा अगर उसने यहाँ पर HCl और HF के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपसे पूछ ली तो इनके बीच में अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी, हमें पता है फ्लोरीन के ऊपर चार्ज पोलैरिटी ज्यादा होती है तो इनके बीच में बेटा इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा होगी।
हमने देखना है कि हमारे पास डिस्टेंस कैसे इफेक्ट करता है। डिस्टेंस डिपेंड कर रहा हो तो बेटा टेम्परेचर पर भी। मसलन अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारे पास मॉलिक्यूल दूर दूर चलते जाएंगे और गैस उबलकर बिल्कुल बाहर निकल जाएगी बेटा। आगे नेक्स्ट उसके बाद बेटा जितना डिस्टेंस जितना बेटा टेम्परेचर कम होगा उतना मॉलिक्यूल करीब करीब है तो उसमें ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी एट द एंड वो लिक्विड उबल जाएगा और वो गैस बनकर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। तो बेटा आपको अगर वो इस तरीके से पूछ ले, डिस्टेंस के हिसाब से पूछ ले, वो बेटा आपको मॉलिक्यूल देकर पूछे तो आपको पता होना चाहिए उनके बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा और बॉन्ड के हिसाब से उनमें आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज बेटा आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि ये चीज क्या है बेटा। ये चीज पता तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है। और बेटा मैंने बाकी आपको फैक्टर बता दिए, फैक्टर के हिसाब से आप पता कर सकते हो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है। तो इसी हिसाब से बेटा वो एमसीक्यू पूछता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बेटा डिबाई फोर्सेस क्या होती है। डिबाई फोर्सेस क्या होती है, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जा रही होती है। पोलर मसलन मेरे पास एक क्लोरीन है और दूसरी HCl गैस है। बेटा एमडी काट में उसने आपसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछने होते, वही आपको ट्रिकी क्वेश्चंस बेटा बता रहा हूं। पोलर हमारे पास गैस है HCl और दूसरा बेटा क्लोरीन है। पोलर और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल ये आपको बेटा कैसे पता चला ये नॉन पोलर, क्योंकि ये दो सिमिलर एटम्स के बीच में मिलकर बना तो ये नॉन पोलर होगा और ये डिफरेंट एटम्स के बीच में मिलकर बना तो ये क्या होगा बेटा पोलर। आपने पता करना जब भी दो सिमिलर और डिफरेंट एटम के बीच में बने तो क्या होता है उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज कर दूं, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, उनमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हर चीज वेपोराइजेशन सब्लिमेशन सब कुछ बढ़ जाएगी। और अगर बेटा मैं क्या कर दूं इसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्टेंस बढ़ा दूं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा क्या कर दूं कम कर दूं, तब भी मॉलिक्यूल करीब दूर चले जाएंगे। दूर जाने से बेटा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक हो जाएगी। जैसे बाकी मैंने फैक्टर्स बोले यही फैक्टर्स इन पर भी बेटा डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है बेटा। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। मतलब ये सारे के सारे मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम कंबाइन होते वो भी बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है जब दो करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स मिल जाएं तो वो भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। मसलन जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 तक हो, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 या 5 तक हो वो नॉन पोलर होते हैं। जिनका 0.5 से लेकर 1.7 के बीच में हो बेटा वो पोलर होते हैं। और जिनका 1.7 से लेकर 3.2 के बीच में वो बेटा क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। इस हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती कैसे आपको पता है बेटा, ये दोनों करीब आते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होती है। रिपल्शन से हमारे पास एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है, एक बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। तो उनसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है। तो उनके बीच में बेटा क्या हो जाती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्रिएट हो जाती है। और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बेटा बताया था। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो हमारे पास पूरी एमडी कैट लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से जाकर पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर बेटा कैसे इफेक्ट करते हैं, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर मैंने बेटा यहां पर बता भी दिया। तो जिसका बेटा साइज स्मॉलर होगा, छोटा साइज होने का बेटा सिर्फ एक मतलब होता है, छोटा साइज होने का सिर्फ एक मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस कमजोर, छोटा साइज होने का सिर्फ एक मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस बड़ा ताकतवर है। उस ताकतवर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन करीब खींच लिए तो साइज छोटा हो गया। और बड़ा साइज होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस बड़ा कमजोर है, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे तो दूर चले जाएगा बेटा। और जब भी हमारे पास दो बेटा बड़े एटम्स करीब आएंगे तो बड़े एटम्स का फौरन आपको पता चल जाना चाहिए न्यूक्लियस इनका कमजोर है। तो इसके कमजोर न्यूक्लियस और इसके बेटा इलेक्ट्रॉन्स जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन से बेटा क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे और धक्का मारने से बेटा क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के दूसरी साइड पर भेज दिया। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। ये हमारे पास बन गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अच्छा अभी मैंने बोला था ये एटम बड़ा है, इसका न्यूक्लियस है कमजोर, और कमजोर न्यूक्लियस अब ये क्या करेगा, इन धकेले हुए इलेक्ट्रॉन को इसको वापस बुलाते बुलाते काफी देर लग जाएगी। जब काफी देर लग जाएगी तो इसका जो पोल बना है वो काफी देर के लिए बना रहेगा। और जब पोल काफी देर के लिए बना रहेगा तो बेटा क्या होगा, उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज्यादा होगी। इनके जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा उसकी डिस्टॉर्शन, उसकी डिस्टर्बेंस, उसकी इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या हो जाएगा, पोलैरिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब ज्यादा होंगे, पोल ज्यादा देर के लिए बनेंगे। और जब ज्यादा देर के लिए बनेंगे बेटा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज्यादा देर के लिए रहेंगी। तो ऐसे बड़े एटम्स बेटा जो मैंने आपको पहले भी यहां पर बता चुका हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जितना साइज बड़ा होता जाएगा डिस्टर्बेंस ज्यादा होती जाएगी और इससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, जितना बेटा मॉलिक्यूल का साइज, मसलन मेरे पास ये मॉलिक्यूल है CH4 का डब्बा, इसमें लाखों CH4 है। तो यहां पर बेटा क्या होगी, थोड़ी जगह से अट्रैक्शन होगी। अगर मेरे पास बड़े मॉलिक्यूल है, मसलन CH3 मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है बेटा, तो इथेन मॉलिक्यूल में का डब्बा है बेटा, उसमें
में लाखों इथेन मॉलिक्यूल है, तो उसमें बेटा क्या है, एटम जब ज्यादा हो गए तो एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो बेटा नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल बढ़ने से बेटा अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं इसको धक्का मारकर इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब करवाने की सलाहियत को पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो जितना ये धक्का मारकर इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए डिस्टर्ब करेगा, इसकी बेटा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो उतना बेटा क्या होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा देर के लिए बनी रहेंगी बेटा। तो अब अगर वो कोई भी बेटा आपसे पूछ ले मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल में बेटा पूछ ले किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मसलन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल दिए उसने, पूछ लिया किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो आपको पता होना चाहिए किस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका साइज ज्यादा होगा।